Now we will discuss the difference between capital receipt and revenue receipt. लिखते हम रिसिप्ट है लेकिन रिसीट पढ़ते हैं, ठीक है। बट कई बार जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो रिसिप्ट भी बोलते हैं। सो इसको क्या बोलते हैं दैट इज वन थिंग, बट इसका मीनिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में डिफरेंस क्या है? देखो, रिसीट का सबसे पहले मतलब समझो कि आपको कुछ रिसीव हुआ है, ठीक है। आपको कुछ रिसीव हुआ है, बट क्या रिसीव हुआ? समथिंग, नॉट समथिंग बट एक्चुअली कैश। कैश में आपको कुछ नोट्स रिसीव हुए हैं, कॉइन्स रिसीव हुए हैं, वट एवर, बट यू हैव गॉट सम कैश, ठीक है। तो थोड़ा हम समझते हैं कि रेवेन्यू रिसीट क्या है और कैपिटल रिसीट क्या है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। सबसे पहले ट्रीटमेंट देखते हैं। जो अपना रेवेन्यू रिसीट होता है उसको कहाँ शो करते हैं बच्चों? रेवेन्यू रिसीट को हम शो करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, उसका क्रेडिट साइड अभी ये समझो। हमने डिस्कस किया था कि कोई भी अकाउंट होता है तो उसका एक डेबिट साइड होता है और उसका एक क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं किसको? यहाँ पे हम शो करते हैं रेवेन्यू रिसीट को। अभी हम समझेंगे रेवेन्यू रिसीट होता क्या है, बट ये जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड शो करते हैं। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं कैपिटल रिसीट क्या होता है। ये कहाँ शो किया जाता है? बैलेंस शीट पे, इधर एज इंक्रीज इन द लाइबिलिटीज और एज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब इसको भी हम समझेंगे कि क्या होता है एक्चुअली में, बट बैलेंस शीट तो आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये बैलेंस शीट अपना, ठीक है। इस साइड अपना हम एसेट्स लिखते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं लाइबिलिटीज, ठीक है। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल लाइबिलिटीज दोनों यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो जब भी कैपिटल रिसीट होता है यानी जब भी पैसे हमको रिसीव होते हैं उसको कहाँ शो किया जाता है? या तो उससे हमारी लाइबिलिटीज बढ़ती है या हमारे जो एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। अब जब हम इसको डीप में पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा, बट यहाँ ट्रीटमेंट समझनी है हमें। ट्रीटमेंट मतलब कैसे इसको शो किया जाता है हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो रेवेन्यू रिसिप्ट को हम कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उससे उसको यहाँ पे बैलेंस करने के बाद हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल जाता है। बट जो कैपिटल रिसीट होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करते हैं, उसको सीधा हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। मान लो आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया तो कहाँ शो करोगे? ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या समझते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट कितना आया है बिजनेस को, और उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि हमने सेल्स कितने की, उस पे खर्चे कितने हुए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है। और जो बैलेंस शीट है ना, उस अगर हमने एसेट खरीदा है तो उसको हम यहाँ पे, हमारी ये डेली एक्टिविटीज नहीं है मशीनरी खरीदना या फर्नीचर खरीदना, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा? हमारे बैलेंस शीट में जाएगा। अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, बस इतना याद रखने के लिए अभी समझ लो कि कैपिटल रिसीट को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। या तो लाइबिलिटी साइड शो हो रहा होगा तो लाइबिलिटी बढ़ रही होगी, या एसेट साइड अगर शो हो रहा है तो एसेट साइड डिक्रीज हो रहा होगा। मतलब इसका इफेक्ट यही होता है। तो ये तो होगी ट्रीटमेंट की बात, ठीक है। बाकी हम इसकी अब मीनिंग समझ लेते हैं। जब इससे रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन्स करोगे, है ना, तब आपको बाद में पता चलेगा, डोंट वरी। चलो थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि कैपिटल रिसीट क्या होता है। इन एग्जांपल से तो जरूर समझ जाओगे। देखो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। आपने कोई फर्नीचर आपके पास था, लेट से, है ना, फर्नीचर था अपने पास जिसको आपने 40,000 रुपए का लेट से बेच दिया। तब एक बात बताओ, बेचा तो आपके पास क्या आया? कैश आया। अब ये कैश आया है तो आपका एसेट साइड बढ़ेगा या लायबिलिटी बढ़ेगा? कैश क्या है आपका? एसेट है, तो इससे आपका एसेट बढ़ेगा, ठीक है। देखा इफेक्ट? दूसरा इफेक्ट देखो, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोपराइटर। जो प्रोपराइटर कौन होता है? ऑनर होता है, ठीक है। ऑनर होता है, इन्वेस्टर आपका दूसरा टर्म है जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है अपने पैसे। प्रोपराइटर कौन होता है? ऑनर होता है, ठीक है।
ये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। जैसे हम कैपिटल, तो जब प्रोपराइटर इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैपिटल क्या है, कैपिटल है हमारी इंटरनल लाइबिलिटी। और मैंने आपको अभी बताया था कि लाइबिलिटी यहाँ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों लाइबिलिटी को शो करते हैं, तो ये क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी लाइबिलिटी यहाँ पे। अब देखो, और मनी ऑब्टेन फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। देखो शेयर क्या होता है, लोग, आपने सुना है ना कि आप किसी कंपनी के स्टॉक बिक गए है ना, लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो क्या होता है, वो शेयर्स इशू करते हैं और लोग शेयर्स को खरीदते हैं, है ना, और वो बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो जब भी शेयर को बेचते हैं, लेट से हमने यहाँ पे 100 शेयर को बेच दिया 1000 रुपए में, लेट से, तो मेरे पास कितने पैसे आएंगे, कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे बच्चों, 1 लाख रुपए। तो इसको कहाँ शो करोगे, ये आप यहाँ पे लाइबिलिटी में शो करोगे। अब लाइबिलिटी में क्यों शो करोगे, देखो, लाइबिलिटी में इसलिए शो करोगे क्योंकि ये आपका पैसा नहीं है, ये किसी और का पैसा है जिसको एक दिन आपको लौटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल था किसका, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज का, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल को समझते हैं, अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ लोन्स। आपने लोन्स लिए, ठीक है, तो लोन्स क्या है आपका, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी है, तो बट बढ़ क्या रही है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि आपको वो पैसे चुकाने तो है ही, राइट। तो ये आपका क्या है, ये इस तरीके से आपकी, आपने देखा कि कैपिटल रिसीट के मैंने कोई एग्जांपल दिया, इसका कोई भी इफेक्ट आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा, है ना। ये कहाँ दिखेगा, आपके बैलेंस शीट में दिखेगा। ऑलराइट, अब थोड़ा रेवेन्यू रिसीट को हम थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट कैसे इफेक्ट करता है। देखो, मनी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, मनी ऑब्टेन करेंगे तो ये हमारा क्या है, मतलब गुड्स को सेल किया, गुड्स क्या है, जिसको आप डेली रूटीन में बेचते हो वो सामान, ठीक है। तो जो आप डेली रूटीन में आप बेच रहे हो, तो इसी को परचेज एंड सेल करके आपकी प्रॉफिट निकलेगी, तो ये कहाँ जाएगा, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स से जो पैसा आया है वो आप यहाँ पे सेल्स बाई सेल्स में दिखाओगे, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आपके आ गया सेल्स का। अब देखो, कमीशन एंड फी रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, आपने किसी को सर्विस दी, उसके लिए आपको क्या मिला, कमीशन या फी आपको मिली, तो ये क्या है आपका, ये आपका डेली बिजनेस का पार्ट है, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड के नाम से यहाँ पे आप अमाउंट को दिखा दोगे। अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था किसी दूसरी कंपनी में, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट के बेस पे आपको क्या मिला, आपको क्या अर्निंग हुई, इंटरेस्ट की और डिविडेंड की, ठीक है। आप किसी को लोन देते हो तो आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। आप किसी के कंपनी में पैसे जब लगाते हो तो उस पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। जैसे अगर मान लो आपने यहाँ पे, हमने अभी डिस्कस किया था ना कि शेयर इशू किया, तो शेयर इशू करने के बदले कंपनी ने शेयर्स बेचे, लोगों ने शेयर्स खरीदे, और कंपनी को जैसे जैसे फायदा होता है तो वो लोगों में एज अ डिविडेंड पैसे को शेयर करती है, बिकॉज जो भी उसमें इन्वेस्ट करता है वो भी क्या बन जाता है, ऑनर बन जाता है। तो अभी समझ में आया कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में क्या अंतर है। अब हमने पहले क्या डिस्कस किया, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, और इसमें के भी दो पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक ध्यान देने वाली ये चीज है, जब भी आप रेवेन्यू रिसीट कर रहे हो ना, यहाँ पे जो पैसे आ रहे हैं, ये वो पैसे हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, मतलब डेली 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 बेसिस पे होता है, रूटीन वाइज होता है, ये कभी कभार होते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, है ना। आप, जो ओनर है वो पैसे ला रहा है बिजनेस में और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। फिर यहाँ देखो, मनी ऑब्टेन फ्रॉम द इशू, ये बार बार नहीं होता है, ये कभी कभार होता है, और लॉन्ग टर्म पीरियड में कई कभी कभी एक बार हो जाता है, ठीक है। पर ये क्या है, ये डेली एक्टिविटीज का हिस्सा है। तो कैपिटल रिसीट क्या होता है, लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होने वाली चीज, और रेवेन्यू रिसिट क्या होती है, जो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा है, कंपनी के डेली एक्टिविटीज का हिस्सा है, तो वो रिसिट आती है यहाँ पे। दोनों ही केस में पैसे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना रिसीट हो गया। अब एक्सपेंडिचर को हम समझ लेते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर कहाँ से बच्चों बना है ये वर्ड, एक्सपेंस से, एक्सपेंस से आया। एक्सपेंस मतलब क्या होता है, खर्चे, ठीक है, खर्चे।
ठीक है। अब इसी को हम समझते हैं एनी डिस्पर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या, या तो आपने कैश दिया किसी को या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ठीक है, और इनकरिंग अ लाइबिलिटी, या कोई लाइबिलिटी इनकर करी, यानी आपकी लाइबिलिटी कोई बढ़ी, फॉर द पर्पज ऑफ, किस पर्पज के लिए, देखो यहाँ पे पर्पज क्लियरली स्टेट किया है, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, और सर्विस इज कॉल्ड, या किसी सर्विस को लेने के लिए, उसको आप क्या बोलते हो, एक्सपेंडिचर बोलते हो। अब समझो वापस से, कोई भी डिसबर्समेंट कैश के या प्रॉपर्टी की, किस की, और इनकरिंग अ लाइबिलिटी, या कोई लाइबिलिटी आपने इंक्रीज करी, ठीक है, किस पर्पज के लिए, अक्वायरिंग एसेट, या तो आपको एसेट्स खरीदने हैं या आपने सर्विस किसी की कोई लेनी है, उसके लिए जो भी आप खर्चे करते हो वो क्या कहलाती है, एक्सपेंडिचर कहलाती है। ठीक है। अब कैपिटल, इसके दो टाइप्स हैं, एक है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड एक और होगा थर्ड, डेफर्ड, यस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अभी हम इन तीनों को समझते हैं। तो रिसिट क्या है, पैसों का आना, और एक्सपेंडिचर क्या है, पैसों का जाना। रिसिट कैसे होता है, कैपिटल रिसिट होता है, रेवेन्यू रिसिट होता है। कैपिटल रिसिट क्या होता है, कभी कभार रिसीव होने वाला पैसा बिजनेस में, ठीक है। रेवेन्यू रिसिट क्या होता है, आपके डेली रूटीन का हिस्सा, डेली बिजनेस की डेली एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने किया किसको एक्वायर करने के लिए, फिक्स एसेट्स को। आपके फिक्स एसेट्स क्या क्या है बच्चों, एग्जांपल दो, क्या है, फर्नीचर, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, और क्या है, मशीनरी, और क्या है, इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे आपने कोई व्हीकल खरीदी बड़ी सी, है ना, वो भी क्या है, आपकी फिक्स एसेट्स है एक तरीके से, ठीक है। अब सच एक्सपीरियंस इट्स बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये जो आपके एसेट्स हैं वो क्या है, लॉन्ग पीरियड के लिए आते हैं, हेंस रिटर्न इन एसेट साइड। इसको कहाँ लिखा जाता है, हम एसेट साइड लिखते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट की हमने बात करी, ठीक है, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। तो एक्सपेंडिचर, आपने पैसे दिए किस चीज को एक्वायर करने के लिए, फर्नीचर को, लैंड एंड बिल्डिंग को, मशीनरी को, व्हीकल को, तो ये आपका कहाँ शो करोगे, आपके एसेट साइड में। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हैं। एक्सपेंडिचर was a benefit received during an accounting period, जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर जिसका बेनिफिट आपको मिल जाता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे सीओजीएस, सीओजीएस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो आपने 2 लाख की मशीनरी, सॉरी, आपने गुड्स बेचे, गुड्स क्या है, लेट्स से आप शू बेच रहे हो, ठीक है, तो 2 लाख के शू बेचे, ये आपकी क्या है, सेल्स है। अब कॉस्ट ऑफ गुड क्या है, गुड सोल्ड क्या है, आपने 2 लाख के तो बेचे, पर उसका कॉस्ट क्या था, लेट से आपने किसी से खरीदा था 1.5 लाख का, ठीक है, आपको जितना उस पे एक्सपेंसेस हुआ वो कितना हुआ, टोटल 1.5 लाख का। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो आपने गुड्स को बेचा उसका खर्चा कितना, यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा अपने को, 50,000 प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और अपना यहाँ पे आ गया प्रॉफिट, नहीं सॉरी, इनकम बोलते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा, बट यहाँ पे समझो, सेल्स 2 लाख की और उस प्रोडक्ट का पे खर्चा, मतलब शू को खरीदे कितने में थे आपने, 1.5 लाख में, तो आपकी इनकम कितनी है यहाँ पे, 50,000 की। तो ये क्या है आपकी, ये डेली एक्टिविटीज का हिस्सा है, ठीक है। आप बेचोगे इन शू को, वापस से खरीदोगे, फिर बेचोगे, फिर खरीदोगे, फिर बेचोगे, तो ये आपका क्या है, एक अकाउंटिंग पीरियड का में होने वाला है, यानी 1 साल के अंदर अंदर। सैलरी, आप अपने स्टाफ को दोगे सैलरी, ठीक है, ये आपके मंथली बेसिस पे जाती है, ये भी 1 साल के अंदर होने वाली चीज है। आप रेंट देते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस एक्सेट्रा, ये आपके क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर जो आपके बिजनेस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए
किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करी थी ना, तो यहाँ पे जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, ये बच्चों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ऊपर मैं वापस से लेके जा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, यहाँ पे हमने क्या दिखाया था, इनकम दिखाया था, है ना। इस साइड हम क्या दिखाएंगे, इस साइड हम दिखाएंगे सारे एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस कौन से हैं, ये वाले अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसको हम कहाँ दिखाएंगे, वो क्या है, एसेट्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एसेट्स बढ़ रहा है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाएंगे। समझ में आई बात, गुड। अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी। ध्यान से समझना ये चीज, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अर्निंग की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता, बल्कि अर्निंग की कैपेसिटी को मेंटेन करता है। दोबारा सुनना, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अर्निंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता, बट जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। और वहीं अगर मैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, तो ये क्या करता है, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ध्यान से समझना, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जैसे जैसे मान लो आपने एक नया बिल्डिंग ले लिया, तो बिल्डिंग नहीं ले लिया आपने, एक और, पहले एक बिल्डिंग में लेट से 100 जूते ही बनते थे, एक बिल्डिंग और ले लिया आपने, उसमें 100 जूते और मैन्युफैक्चर करके, वट एवर, एक एग्जाम्पल हमने देखा। यानी जितने आप मशीनरी लेते जाओगे उतने ज्यादा आपके क्या बढ़ते जाएंगे प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है। तो वही चीज बोलेगी यहाँ पे, अर्निंग कैपेसिटी को ये मेंटेन करता है, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ओके, अब हम समझते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। देखो क्या है, जिसका नेचर क्या है, रेवेन्यू का है, मतलब कुछ वो एक साल के अंदर अंदर ये हो जाता है, बट इसकी बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ओवर द ईयर्स होने वाली है ना। कंफ्यूजिंग है ना, चलो समझते हैं। यहाँ पे देखो, मान लो आपने एक ऐड बनाई, आपकी कंपनी है, आप एक नया वाटर बोतल इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है या एनर्जी देता है बॉडी को, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक ऐड बनाया। अब ये ऐड जो है बनाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि एक साल में ऐड बनाया और एक ही साल चलेगा। आप ओवर द ईयर, एक पहले साल चलाओगे, दूसरे साल, तीसरे साल, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो आप 3 से 7 साल तक चलाओगे, और इसको लेट से 5 साल आप चलाने वाले हो और आपने 5 लाख रुपए खर्च किए, ठीक है। अब देखो इसका क्या है, अब 5 लाख आपने खर्च किए ना, तो आप 5 के 5 लाख इस साल के एक्सपेंस से माइनस नहीं करोगे, क्योंकि आप ये 5 साल तक चलाने वाले हो, तो इस पूरे एक्सपेंस को आप डिवाइड कर दोगे 5 से, और इससे आप 1 साल का एक्सपेंस निकाल लोगे, और इस एक्सपेंस को आप दिखा दोगे एज अ एक्सपेंस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो बाकी के 4 लाख इसमें बचेंगे उसको आप क्या दिखा दोगे, उसको एज अ एसेट आप दिखा दोगे अपने बैलेंस शीट में। क्यों, क्योंकि अब बाकी के 4 लाख आप यूटिलाइज आपने नहीं किया, तो अभी करोगे फ्यूचर में। तो क्या है, इसका नेचर कैसा हो गया, रेवेन्यू का हो गया, क्योंकि एक साल ईयर बाय ईयर हम उसको चार्ज कर रहे हैं। और दूसरी चीज, बिकॉज इसका बेनिफिट हमें ओवर द ईयर्स मिलते रहेगा, ठीक है, इसीलिए क्या है, इसको ना तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाला है, ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर जनरली लास्ट बिटवीन 3 to 7 years। और अ, इसीलिए ना तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो, ओनली ए पार्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका कुछ पार्ट, जैसे कि मैंने बताया, 1 लाख रुपए, उसका हम इस करंट ईयर के एक्सपेंसेस में दिखाते हैं, एंड जो बाकी है उसको अनरिटर्न ऑफ पोर्शन बोलते हैं। जैसे अगर मान लो एडवर्टाइजमेंट में लिखूंगा ना,
तो अनरिटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट लिखूंगा मैं, ठीक है, और इस तरीके से मैं शो करूंगा। चलो अब देखो, हमने क्या अभी डिस्कस किया, अभी हमने रिसीट को डिस्कस किया, ठीक है, रिसीट के बाद एक्सपेंडिचर को डिस्कस किया, और जिसमें हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमने पढ़ा, ठीक है। अभी एक्सपेंसेस क्या है, अभी एक्सपेंसेस क्या है, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। देखो, वो कॉस्ट जिसको इनकर किया गया है किस लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और गुड्स को सेल करने के लिए, गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस या सेल करने के लिए, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। इसका पर्पज क्या है, रेवेन्यू जनरेट करना। जैसे सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो भी हमने गुड को सोल्ड किया उसका कॉस्ट क्या है। फिर रेंट, कमीशन, सैलरी एटसेट्रा, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी जो डेप्रिसिएशन लगता है। देखो डेप्रिसिएशन नहीं पता तो थोड़ा सा दे देता हूँ हिंट आपको। अगर हमने कोई मशीनरी ली है 5 लाख की, तो हम मान के चलते हैं लेट से 5 या 10 साल उसकी एज होने वाली है, मतलब 5 या 10 साल हम उसको यूज करने वाले होते हैं। जितना हम ईयर्स इसको मानते हैं उससे डिवाइड करके हम क्या कर लेते हैं, उसकी वैल्यू लेट से 5 साल चलने वाली है, ठीक है, तो इसकी ईयरली वैल्यू कितने से डिक्रीज होगी, 1 लाख से, ठीक है। इसके अलग अलग मेथड भी होते हैं, वो भी हम समझेंगे, बट अभी समझो कि जितने साल उसकी चलने वाली है ना लाइफ, उसकी वैल्यू हर साल हम जितना यूटिलाइज्ड वैल्यू होता है उसको डिडक्ट करते जाते हैं। अब सर ये एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में अंतर क्या है, ठीक है, तो लेट मी टेल यू, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है बट बहुत ही सिंपल है। एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर अगर अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस सेम है तो दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है, वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है, बट यहाँ पे समझो एक चीज, हमने एक्सपेंडिचर को पढ़ा किस बेसिस पे, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख दूं, है ना, मान लो खाली एक्सपेंसेस लिख दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस, तो क्या इसमें आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कैपिटल यहाँ पे खर्चे हैं, लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, शॉर्ट टर्म है जो कि 1 साल के लिए है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इसका क्या है, एक्सपेंडिचर वॉज बेनिफिट रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, तो इसको पीरियड के हिसाब से बताया हुआ है, ठीक है। और एक्सपेंसेस क्या है आपका, यहाँ पे एक डिफाइंड बताई गई है डेफिनेशन, कि या तो चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए या उसको सेल करने के लिए जो भी हम खर्चे करते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं। सो एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल शब्दों में आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। awesome। अब हम समझते हैं कि इनकम क्या होती है ना, इनकम अभी बताया था ना। देखो इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या है, इनकम क्या है, सर आप कंफ्यूज मत करो। चलो ठीक है, देखो आपने जो सेल्स करा, ठीक है, लेट मी टेल यू, आपने सेल्स किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। यानी एक ईयर में जो भी आ, मैं एक ईयर लेके चल रहा हूँ, एक मंथ भी आप बोल सकते हो, एक मंथ या एक ईयर में जितनी सेलिंग हुई उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। अब सर ये इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू क्या है, आप सेल्स को या सेल्स को आप इनकम क्यों नहीं बोल देते, ठीक है, या जो आपका रेवेन्यू है वो इनकम से अलग कैसे है, तो समझो, ये जो सेल्स है ना ये रेवेन्यू है, और इसके ऊपर जो हमने खर्चे किए हैं जो कि डायरेक्ट जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो हमारा क्या आएगा, इनकम आएगा। तो सेल्स से जो पैसा आ रहा है उसको हम इनकम नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, वो क्या है आपका, रेवेन्यू है। और जब रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम निकाल देते हैं तो क्या आता है, इनकम आता है। देखो यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। अब अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। यानी जितना खर्चा आया उस चीज को, जो भी आपने सेल किया है उसके ऊपर, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सेल कर, कॉस्ट ऑफ गुड कहते हैं, गुड सोल्ड कहते हैं।
सरप्लस ओवर रेवेन्यू, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। यानी जो सरप्लस होगा एक्सपेंसेस के ऊपर रेवेन्यू का, वो क्या हमारा इनकम है। समझ में आया? अब सर ये इनकम तो बता दिया, लेकिन ये प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट और इनकम तो सेम ही लग रहा है सर, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है? हमने कोई सामान बेची, सेल्स, और उसमें से हमने उस खर्चे को माइनस कर दिया, तो सर प्रॉफिट ही आएगा ना। सर प्रॉफिट ही आएगा ना यहाँ पे। नहीं बच्चों, प्रॉफिट नहीं आएगा। अभी एक छोटी सी लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंसेस। क्या बोला यहाँ पे? टोटल रेवेन्यू के ऊपर जो टोटल, उसमें से जो एक्सपेंसेस है निकाल देंगे, सॉरी, है ना, टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल एक्सपेंसेस निकाल देंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। तो सर क्या ये टोटल इनकम नहीं था क्या? टोटल रेवेन्यू नहीं है? नहीं, ये टोटल रेवेन्यू नहीं है, ये सिर्फ सेल्स है, सेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी, हाँ, जिसमें हम डील करते हैं उस गुड की सेल्स जब हम करते हैं तो आपका रेवेन्यू आता है। तो सर ये टोटल रेवेन्यू क्या होता है? देखो, सेल्स से जो आएगा, हमें जो हम कमाएंगे उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। बट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस तो किया था कि मान लो हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उस पर हमें कमीशन मिलता है, तो कमीशन को भी ऐड करो, है ना। हमने, हमारी प्रॉपर्टीज है, रेंट से रेंट आता है हमारे, तो रेंट को भी तो जोड़ो। हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट का कुछ डिविडेंड आता है उस पे, तो डिविडेंड को तो ऐड करो। हमने कुछ मशीनरी या कुछ सेल किया, कोई फिक्स एसेट, तो उस पे हमने कुछ पैसे मिले, कुछ इनकम हुआ वहां से भी, तो उसको भी तो जोड़ो यहाँ पे। सेल ऑफ करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, है ना, उसको भी तो जोड़ो। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा टोटल रेवेन्यू। इसमें से जब हमारे सारे टोटल एक्सपेंसेस को खर्च, मतलब माइनस कर देंगे, तब हमारा अपना प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया? ओके, गुड। अब चलिए देखो, अब थोड़ी और कंफ्यूज करने वाले पॉइंट है ये। ठीक है, ये बताओ सर, इनकम भी बता दिया, प्रॉफिट भी बता दिया, अब गेन क्या है? गेन भी तो सर प्रॉफिट जैसा ही लग रहा है। हाँ, फंस गए अब यहाँ पे। देखो, अब इसको समझते हैं, गेन को थोड़ा समझते हैं। गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है ना, समझने की कोशिश करते हैं हम। गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? देखो, एनी मॉनेटरी बेनिफिट या प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स, कौन से? फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इंसिडेंटल टू नेचर। इंसिडेंटल, इंसिडेंटल टू द बिजनेस। इंसिडेंटल क्या होता है? कभी कभार, ये आपके डेली बिजनेस का हिस्सा नहीं है। ये आपके डेली बिजनेस का हिस्सा नहीं है। मान लो आपके पास कोई कंप्यूटर था, ठीक है, जिसपे आप एंट्रीज करते थे, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते थे उसको। अब 5 साल बाद, 5 इयर्स ओल्ड होने के बाद, वो ना किसी काम का नहीं रहा। हो सकता है आप किसी को बेच देते हो तो वो उसके काम आ जाए, आपके बिजनेस का काम का नहीं रहा। तो आपने जब इसको बेचा ना, तो लेट से आपने, आपकी बुक वैल्यू थी उसमें, लेट से 5 लाख आपने अपने कंप्यूटर पे खर्च किए थे, और 5 साल से आप यूज करते थे, और उसकी वैल्यू मान लो 4 साल यूज करने के बाद कितनी रह जाएगी? 5 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 लाख आएगा, यानी 4 साल आपने यूज किया, तो उसकी एंड, एट द एंड 1 लाख रुपीज वैल्यू आपकी बुक्स में दिखेंगी, 1 लाख उसकी करंट वैल्यू रहेगी। ठीक है, बट जब आपने बेचा तो वो एक 1.5 लाख में बिक गया, तो इस पे आपको गेन कितना हुआ, कितना आपको फायदा हुआ? 50,000 का। तो ये जो 50,000 का फायदा जो है ना, ये इंसिडेंटल है बिजनेस का, ये आपके डेली रूटीन का हिस्सा नहीं है। आप कंप्यूटर नहीं बेचते हो, आप शू बेचते हो, राइट? तो जब आप शू बेचते हो, तो आपके लिए एक इंसिडेंटल गेन है। ठीक है, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, विनिंग अ कोर्ट केस, आपका कोई केस चल रहा था कोर्ट में, वो आप जीत गए, तो ये क्या है? इंसिडेंटल है। एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो ये क्या है? इंसिडेंटल है। ठीक है, अब डेली नहीं बढ़ती है। तो अब समझो, तीनों में ही डिफरेंस बता देता हूं वापस से।
इनकम क्या है? सेल्स, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, जो आपका रेवेन्यू है, सेल्स माइनस जो भी आपने सेल्स किया उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा क्या? इनकम। प्रॉफिट क्या है? टोटल सेल्स में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है। गेन क्या है? ये है कोई प्रॉफिट या कोई बेनिफिट जो आपके बिजनेस के लिए इंसिडेंटल है, दैट इज नोन एज गेन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लॉस क्या है? लॉस को समझते हैं। देखो, जो लॉस होता है ना, ये लॉस दो डिफरेंट मीनिंग देता है। क्या? फर्स्ट देखते हैं लॉस। जब आपका टोटल एक्सपेंस टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है, यानी जो आपके खर्चे हैं, जितना आपने कमाया वो उससे ज्यादा है, तो क्या होगा? लॉस होगा। जैसे टोटल एक्सपेंस, खर्चे कितने थे? 2,40,000 और कमाई कितनी हुई है? 2 लाख की, तो क्या हुआ? लॉस हुआ। चलो दूसरा समझते हैं। फैक्ट्स और एक्टिविटीज ड्यू टू विच फॉर्म्स रिसीव्स नो बेनिफिट। ऐसे फैक्ट्स या एक्टिविटीज जिससे फॉर्म को कोई फायदा नहीं है, वो क्या है आपके लिए? लॉस है। एग्जाम्पल, लॉस ड्यू टू फायर। बिजनेस में के गुड्स में या गोडाउन में आग लगने से क्या होगा? आपके बिजनेस को प्रॉफिट? नेवर। इससे आपको लॉस होगा, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। सामान का चोरी होना, लॉस। एक्सीडेंट हो जाना किसी चीज में और उसमें कोई लॉस हो गया, तो ये आपका क्या है? लॉस है। अब देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉस जो है दैट इज डिफर फ्रॉम एक्सपेंसेस। आग लग जाना, थेफ्ट, चोरी हो जाना, एक्सीडेंट में कोई आपका लॉस हो जाना, ये आपके एक्सपेंसेस नहीं है, ये खर्चे नहीं है, ये आपके लॉसेस हैं। ठीक है। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू वेयर एज लॉसेस डू नॉट। ठीक है। एक्सपेंसेस हम इसलिए करते हैं ताकि हम रेवेन्यू को जनरेट कर पाए, पर क्या लॉसेस में होता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, द थेफ्ट ऑफ एन एसेट इज अ लॉस। सामान का चोरी होना एक लॉस है, बट उस जो एसेट है उस पे डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, यानी आपकी वैल्यू हर साल कम हो रही है आपके एसेट की, वो क्या है? एक एक्सपेंस है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। लाइक करने से YouTube को पता लगेगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है, एंड इससे दूसरे लोगों को भी सीखने को मिलेगा। एंड कृपया करके इस चैनल के अदर वीडियोस को भी एक्सप्लोर करो। अगर ये हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले टाइम में आपको और अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो अभी के लिए थैंक यू एंड सी यू इन अनदर वीडियो।